अब हम पहले चैप्टर की तरफ आते हैं। सामान्य परिचय बिहार का। नामकरण में देखें 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भौगोलिक स्थिति बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे। बिहार का एक भौगोलिक मानचित्र है आप सभी के सामने। इसकी पूर्व से पश्चिम तक की अगर लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर से दक्षिण की बात करें 345 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है बिहार राज्य। अब इसके हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार में बिहार राज्य 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक इसका विस्तार है। राज्य की आकृति आयताकार है। आप केवल इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे ही 3-4 बार तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब हम बिहार के बारे में वन लाइनर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित अलग प्रांत का गठन किया गया। यह सब वन लाइनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। ये सारे डेट आप सभी को याद करने हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। यह देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार राज्य 2.86% है। भारत का 12वां राज्य है बिहार क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या बिहार की है 10,40,99,452। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का बिहार राज्य 8.60% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि पहला और दूसरा कौन है। तो पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। अब बिहार राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट या 53 मीटर। औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है। अब बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। बिहार राज्य में
प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार राज्य में 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल 534 है। पंचायत 8067 है। नगर निगम बिहार में 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत की संख्या की बात की जाए तो नगर पंचायत 154 है बिहार में। ये सभी वन लाइनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बस केवल वीडियो को देखिए और सुनिए। पुलिस जिला बिहार में 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, 243। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। और बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। वो 6 लोकसभा सीट आप सभी के सामने है। 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है वो है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। अब हम बिहार राज्य की चौहद्दी या सीमा की बात करते हैं। उत्तर में बिहार राज्य नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में झारखंड राज्य के साथ 8 जिले बिहार के सीमा साझा करते हैं। बिहार राज्य के 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। अब हम बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक देखेंगे। बिहार राज्य के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बिहार का बैल है, 2013 से पूर्व रीछ था। राजकीय पक्षी की बात करें बिहार राज्य की तो वो गोरैया है, 2013 से पूर्व में फाख्ता थी। राजकीय मछली मांगुर है बिहार राज्य की। ये सभी वन लाइनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बिहार राज्य का राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इस गीत के गीतकार सत्यनारायण जी है। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। मान्यता दी गई इस गीत को वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है,
मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। अब हम बिहार राज्य के प्रमंडल एवं संबंधित जिले देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। अब दरभंगा प्रमंडल की बात करें, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोशी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कोशी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। यह सभी प्रमंडल, जिले और सभी आपको याद करने पड़ेंगे। इस वीडियो को देखिए 3-4 बार, सब याद हो जाएगा। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब बात करते हैं हम मगध प्रमंडल की। जिन प्रमंडल के नाम उनके जिले के अनुसार नहीं है, उनको जरूर याद रखना। मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। अब बिहार के प्रमंडल एवं जिले मानचित्र के रूप में आप देखिए, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, सारण, पटना, मुंगेर, मगध, भागलपुर। अब बात करते हैं बिहार का इतिहास। यह बिहार का इतिहास चैप्टर 2 में दिया गया है, एडुटेरिया के बिहार स्पेशल बुक में। इस बिहार इतिहास में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी ऐसी और मदद करते रहें। अब देखते हैं प्राचीन बिहार में हम देखेंगे सबसे पहले पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, फिर बौद्ध एवं जैन धर्म भी देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर जो पटना में है, एवं सोनपुर जो सारण में है, से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी में। मौर्यकालीन अभिलेख की बात करें तो लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं।
अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में हम बात करते हैं सबसे पहले रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। अब जैन रचनाएं में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है जिनमें बिहार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी, फायान एत्सेंग, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी हमें बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन बिहार में पाषाण काल से। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल सबसे पहले है, तो उसकी बात करते हैं। पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाणिक काल के हैं ये सब। इन्हें याद रखिएगा या 2-3 बार इस वीडियोस को देख लीजिएगा। यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस काल में भी मानव आखेटक था, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक भी था। ये याद रखने की बात है कि इस मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालक हो गया था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था मध्य पाषाण काल में। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। दक्षिण बिहार में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कृषि की जानकारी हो गई थी हमें। मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसा चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सैनुवार रोहतास जगह से। पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल से पहले यह वीडियोस को आप लोग ज़रूर 3-4 बार देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल, जिस 1500 से 1000 ईसा पूर्व है,
उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। यह इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही हम बीपीएससी और बिहार में आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, या 3-4 बार सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। यह सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। इन सभी को नोट कीजिएगा या सुनते रहिएगा। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था, जैसे वज्जी या लिच्छवी महाजनपद जो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र के पास है। मगध महाजनपद पटना गया नालंदा क्षेत्र के आसपास है। अंग महाजनपद भागलपुर मुंगेर क्षेत्र है इसका। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ जिसे अठकुल भी कहते थे था, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। यह सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। अब बात करते हैं वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है बिहार एग्जाम में। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। अब आगे देखते हैं मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम
अथर्ववेद में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना सर्वप्रथम बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। यही कारण है कि सभी महाजनपद में मगध बहुत अधिक विस्तार कर पाया। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं हर्यक वंश की। 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनका राज था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलहन्ना या चेलन्ना थी। चेलहन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। यह इंपॉर्टेंट बात है अवंती के बारे में कि उसे जीता नहीं, उसके साथ मैत्री संबंध बनाए। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु जिसका काल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। अब बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया।
अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपीर्ण गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। सिन्हल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। वाह। उदयन या उदायीन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थित था, हस्तांतरित किया। यह इम्पोर्टेंट है कि किसने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया, तो वो उदयन था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं मगध के अगले वंश की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। इसका राज्यकाल चला शिशुनाग वंश का 412 से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। यह भी इम्पोर्टेंट है। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। आप इस वीडियो को बस देखते जाइए और सुनते जाइए, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशांबी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। यह इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में 1 लाइनर में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब बात करते हैं हम नंद वंश की। नंद वंश का काल 344 से 321 ईसा पूर्व था। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंदन ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। यह नोट करने का विषय है। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, वो महापद्मनंद के समकालीन थे। इसे याद रखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। यह नोट करने का विषय है कि सिकंदर की सेना किस नदी के आगे नहीं आई, व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम देखेंगे मौर्य वंश, जिस वंश का काल 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इस वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका काल 321 से 298 ईसा पूर्व था। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की, और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। यह इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे देखिएगा कि किसने सेंड्रोकोटस कहा और किसने एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। अब आगे देखते हैं। यह सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखते जाइए और सुनते जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि से चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा कि चंद्रगुप्त को कौन कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। यह सभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में है, चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने जैन उपवास पद्धति, जिसे सल्लेखना कहा जाता है, के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब बात करते हैं बिंदुसार की।
बिंदुसार, जिनका राज्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। यह सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी करते जाइएगा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह नोट करने की बात है। अब बात करते हैं अशोक की, द ग्रेट अशोक। अशोक का राज्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वो कहाँ पे था। वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिन्हल अनुश्रुतियों, जो बौद्ध ग्रंथ है, के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुई, किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया उसने। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह महत्वपूर्ण है, इसे नोट कीजिएगा कि किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो वो थे उपगुप्त। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन किया गया। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था जब वे लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। यह उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक,
देवघर्मन, शतघनुष और बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। अब हम थोड़ा देखेंगे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया और फिर 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है: दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। यह आर्य सत्य है 4। अब बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं तो देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और मैं आप लोगों को बता दूं, सम्यक मतलब कंप्लीट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो वह मार्ग था मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? वह भाषा थी पाली। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में, जो मल्ल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो इन्हें वैशाली में मिले थे, तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुक्त,
जो राजगृह में मिले थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या जिसे आचरण कहते हैं वह थे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। जन्म, इसका प्रतीक कमल है। यौवन, सांड। महाभिनिष्क्रमण, जिसे ग्रह त्याग कहते हैं, इसका प्रतीक घोड़ा। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, इसका प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण, मृत्यु। पद चिन्ह या स्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, जिसका प्रतीक चक्र है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान, जो परिवर्तन विरोधी था। महायान, जो परिवर्तन समर्थक था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा वज्रयान का विस्तार हुआ या विकास हुआ। अब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहत पिटक, जिसका संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक, संघ के नियमों का संकलन। सबसे लघुत्तम पिटक, जिसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया। अब हम देखेंगे बौद्ध संगति या सभा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है। अध्यक्ष, शासक, सबको याद करने की ज़रूरत है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई राजगृह में। उस वक्त शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। इसकी विशेषता ये थी कि सूत पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में। कालाशोक शासक थे। सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। अशोक इसमें शासक थे। मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई। विशेषता अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में। वसुमित्र और अश्वघोष थे इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। और देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य। बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण, विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना गया है, में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा था। उनके जामाता या दामाद का नाम जामाली जमाली था। अब बात करते हैं, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न, यह इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़िए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 5 महाव्रत: सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक: प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक बैल या वृषभ था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नोट: महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। तो यह नोट कर लीजिए कि 24वें और 12वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था। अब बात करते हैं जैन संगीतिया या सभा की। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में हुई। इसका स्थान पाटलिपुत्र बिहार था। शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। विशेषताएं: दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया इस प्रथम जैन संगति में। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे। इसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व को स्वीकार किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता।
पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। दिगंबर में श्वेतांबर स्थूल भद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। अब बात करते हैं शुंग वंश की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसे नोट कीजिएगा। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब आगे उसके बाद है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा को उसकी हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। अब आगे कण्व वंश के बाद कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। ये नोट कीजिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्डफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरू, पंपुर या पेशावर एवं मथुरा थे। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन, कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240, जिनका काल था 240 से 280 ईस्वी ने की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त, जिसका राज्यकाल था 280 ईस्वी से 320 ईस्वी था, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम।
जिसका राज्यकाल था 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, जिनका राज्यकाल 335 से 375 ईस्वी तक था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। अब आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका राज्यकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वन लाइनर में से एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। इन्हें नोट कीजिए। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, छपणक एवं भरूची। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, जिनका राज्यकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त
आदित्य एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब क्या आगे आते हैं स्कंदगुप्त, जिनका राज्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। अब स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। यह नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पाल वंश पढ़ेंगे। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक शासक ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर में थी, की स्थापना की। सोमपुर महाविहार, वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यह इम्पोर्टेंट है। और देवपाल ने ही जावा, जो इंडोनेशिया में है, के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उसकी राजधानी। बृहद्रथ, इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार शासक, गिरिव्रज या राजगृह इसकी राजधानी थी। उज्जैन, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र।
शिशुनाग की राजधानी वैशाली, काला शौक की राजधानी पाटलिपुत्र, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, पाल वंश की राजधानी मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, इसकी विशेषता है राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञापारमिता, इसकी रचना या इसके लेखक नागार्जुन है, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। सीयू की के लेखक ह्वेनसांग है, यह भारत का यात्रा विवरण है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की, मौर्य साम्राज्य का विवरण है इसमें। मिलिंद पनो की स्थापना नागसेन ने की, बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार, यह बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी।